नमस्कार दोस्तों। मैं के सैनी एक बार फिर से आपका कल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, किस वे में वो रिएक्ट कर, मतलब क्या उनकी प्रॉपर्टी होने वाली है, वो बातें कर ली थी अपन ने। उसमें अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे खुद पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वो स्पीसीज थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था, या मैं ये कह दूं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। न्यूक्लियोफाइल मेरे वो थे जो नाभिक को चाहते हैं और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और याद करें मैंने कहा था कि जिन पे नेगेटिव होता है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसका मतलब नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल वो थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, और इलेक्ट्रॉन स्नेही वो थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई रिएक्शन जो होगी किस वे में आगे बढ़ेगी, कितने स्टेप में जाने वाली है, वो सारी हम बातें करने वाले हैं। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है कितने स्टेप में जाएगी और किस वे में आगे बढ़ेगी। जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि मान लीजिएगा कोई रिएक्शन है मेरी, ए बी रिएक्शन करते हुए, ए बी सी डी से रिएक्शन करते हुए ए सी प्लस बी डी बना रहा है। अब मैंने आपसे बताया था कि ये जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले यहां पर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करेगी, संक्रमण अवस्था। और ये जो है उसके डिकम्पोजिशन से मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा। याद करें हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था पिछली क्लास में कि जब पोटेंशियल एनर्जी और आप रिएक्शन प्रोसेस में ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एसी जो है, सॉरी एबी जो है, वो सीडी से रिएक्शन करते हुए एसी प्लस बीडी बना रहा है। लेकिन याद करें हमने आपसे कहा था कि यहां पे ये काम आपका कभी नहीं होता है। ये काम आप कभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो पहले यहां पे कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बना रहा था। याद करें हमने कहा था कि वो यहां पर ए और बी का बॉन्ड टूट रहा था और सी और डी के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, और यहां से आपका जो बन के आ रहा था वो एसी और बीडी के बीच का बॉन्ड बन रहा था। मेरी बात समझ आ रही होगी। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये यहां से यहां तक जब पहुंचेगी इस पाथ से, तो किन किन स्टेप से होके गुजरने वाली है। हम यही रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यहां से यहां तक जाने का पाथ क्या होगा। देखो कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे ये रिएक्शन है, ये टोटल 4 स्टेप में जाने वाली है। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करने वाले हैं। अब ये हमारे दो टाइप के दे रखे हैं, स्थायी और अस्थायी, टेम्परेरी, परमानेंट, दो। ठीक, जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो सेकंड स्टेप है मेरा बंद विखंडन, जिसे आप कह रहे हो बॉन्ड क्लीवेज। ये भी दो टाइप का है, समांस और विसमांस। जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो थर्ड स्टेप में मेरे को कोई ना कोई इंटरमीडिएट बन के नजर आने वाला है, जैसे कि ये। मतलब यहां तक पहुंचने से पहले भी हमारे दो स्टेप हो चुके होंगे। ठीक है, और फाइनली इससे ये कैसे बना उसे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के जरिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कोई भी रिएक्शन जो होगी उसके कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट, उसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर हम दो इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा स्थायी, जिसे आप कह रहे हो परमानेंट, और एक है मेरा अस्थायी, जिसे आप कह रहे हो टेम्परेरी। अब स्थायी में मेरे पास जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो तीन दे रखे हैं मेरे भाई। हमारे सिलेबस में एज ए एग्जाम्पल जब हम बात करेंगे, एक बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, जिसे आप और क्या कह रहे हो, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। ये स्थायी मेरा परमानेंट वाला है मेरे भाई, ये अस्थायी जो मेरा टेम्परेरी वाला है। ठीक, स्थायी में पहला एग्जांपल है इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो मीजोमेरिक के नाम से दे रखा है। ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं, मीजोमेरिक। याद रहे, इसी को आरपीएससी रेजोनेंस के नाम से कह रहा है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, यही रेजोनेंस है। ठीक है, मेरा मतलब हम इसमें अनुनाद इफेक्ट की बात करने वाले हैं। और थर्ड पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसे आप अति संयुग्मन प्रभाव कह रहे हो। अति संयुग्मन प्रभाव कह रहे हो। ठीक है, तीन ये दे रहे हैं हमारे सेकंड ग्रेड में। और इसके अलावा अस्थायी टेम्परेरी इफेक्ट में एज एग्जांपल हमारे दे रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। तो इससे फर्स्ट हमारा क्या होगा, पहला काम होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से जाने वाला है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में हम तीन इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन प्रभाव की बात कर रहे हैं, और अस्थायी में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, जब ये पहला स्टेप हमारा हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में होगा भाई, स्टेप सेकंड में हमारा होगा बॉन्ड क्लीवेज। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम देखने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज, जिसे आप बंद विखंडन के नाम से जान रहे हैं। बंद विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। और ये भी हम दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में दो टाइप का दे रखा है, समांश विखंडन और विसमांश विखंडन। तो सेकंड स्टेप में हम देखने वाले हैं कि जो रिएक्शन आगे बढ़ेगी वो दो टाइप से ये बॉन्ड का क्लीवेज करते हुए बढ़ेगी। हो सकता है जो बॉन्ड टूट रहा है वो समांश विखंडन के जरिए जाए, जिसे आप होमोलाइटिक क्लीवेज कह रहे हो, समांश विखंडन कह रहे हो। समांश विखंडन। ठीक है, और एक होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिसे आप कह रहे हो विसमांश बंद विखंडन। मेरी बात समझ आ रही है? समास वो होगा जिसमें हम जो बॉन्ड तोड़ेंगे उसमें दोनों को समान रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। विसमास जिसमें पावर ज्यादा होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीन ले जाएगा।
बोले पावर से क्या मतलब है, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर छीन ले जाएगा। बाकी हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं कि समांश विखंडन क्या होता है, विसमांश क्या होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होने के बाद हम स्टेप थर्ड जो पढ़ने वाले हैं, स्टेप थर्ड, उसमें हम जो अभी बता रहे थे कि पहले वो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करता है। तो बंद विखंडन होते ही मेरे पास मध्यवर्ती इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होके आएगा। और ये मध्यवर्ती कौन कौन हो सकते हैं उनकी बात हम स्टेप थर्ड के जरिए करने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टेप थर्ड जो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती को, मध्यवर्ती, जिसे आप इंटरमीडिएट कह रहे हो। ये हमारे जो सिलेबस में दे रखा है मेरे भाई, वो दे रखा है कार्बोकैटायन, जिसे आप कार्बधनायन भी कह रहे हो, कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। एक हमारे सिलेबस में दे रखा है कार्ब एनायन, जिसे आप कह रहे हो कार्ब ऋणायन। एक हमारे सिलेबस में दे रखा है कार्बिन, कार्बिन। एक दे रखा है नाइट्रीन, जिसे नाइट्रीन। एक हमारे दे रखा है भाई फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। और एक दे रखा है बेंजीन। ये तो जब सेकंड स्टेप हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में बंद विखंडन होने के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें मेरे पास जो मध्यवर्ती बन के आएगा वो इनमें से कोई हो सकता है मेरे भाई। ये लाइट और भी होता है लेकिन हमारे नहीं दे रखा। ठीक, तो थर्ड स्टेप में मेरे पास इनमें से कोई ना कोई मध्यवर्ती जो है वो बन के आएगा मेरे भाई। और जब ये मध्यवर्ती बन जाएगा तो फाइनल स्टेप टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमारे अलग अलग टाइप की रिएक्शन दी हुई होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ मेरा क्या होगा भाई, स्टेप फोर्थ। इसमें हम देखेंगे कि जो मध्यवर्ती बना है मेरा वो आगे चल के कौन सी रिएक्शन के जरिए फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला है। क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी स्टेप थर्ड में मध्यवर्ती बन गया मेरा, अब अगले स्टेप में वो फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा, किस रिएक्शन के जरिए पहुंचा, वो हम स्टेप फोर्थ में पढ़ने वाले हैं। और ये कितने टाइप में जा सकता है मेरे भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन में हम देखने वाले हैं 3 टाइप की रिएक्शन। हो सकता है जो भी गया है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए पहुंचा, जिसे आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहे हो सकता है जो मध्यवर्ती बना है वो आपका एडिशन रिएक्शन शो कर रहा हो, जिसे आप योगात्मक अभिक्रिया के नाम से पहचानते हो। और हो सकता है जो
मध्यवर्ती बना वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, जिसे आप विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जो जाएगी वो इन 4 स्टेप से जाने वाली है। याद रहे फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या कहा, पहला स्टेप मेरा ये होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जब होगा तो बॉन्ड का क्लीवेज होके आएगा, स्टेप सेकंड। समझ गए होंगे मेरी बात। और जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो मेरा मध्यवर्ती बन के आएगा, स्टेप थर्ड। समझ आ गया। और जब मध्यवर्ती बन के आएगा तो वो आगे किस वे में रिएक्शन करेगा, ये स्टेप फोर्थ, जो मैंने बताया कि 3 तरीके से वो आगे चल के रिएक्शन शो कर सकता है। मेरी बात समझ आ गई होगी भाई। तो अब हम बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उन पूरी में हम इन 4 स्टेप को सीखने वाले हैं मेरे भाई। कौन सी रिएक्शन होगी, कैसे जाएगी। जब आपको ये चारों स्टेप सीक्वेंस में अच्छे से समझ आ जाएंगे तो किसी भी रिएक्शन को पहचानना और कैसे वो क्वेश्चन करने आसान होते हैं वो हम इजी वे में सीख पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक। तो अब हम बारी बारी से एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि वो किस वे में जाएगी और आगे कैसे उसे हमें प्रोसीड करवाना है, ठीक है। मैं बात करूं स्टेप फर्स्ट की, और उसमें अपन ने क्या देखा मेरे भाई, उसमें अपन ने देखा है कि जो पहला आप स्टेप करने वाले हो, जिसे आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले मैं जो आपसे बात बताऊं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने वाला है, बात समझ आ रही। और इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 टाइप से दिखने वाले हैं। हो सकता है कि मेरे को रिएक्शन के दौरान लोन पेयर दिखे, हो सकता है पाई बॉन्ड दिखे, या हो सकता है आपका सिग्मा बॉन्ड दिखे। मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के दौरान 3 टाइप से आने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा और लोन पेयर आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलूं कि इन तीनों में से मूवमेंट किसका ज्यादा होगा और क्यों। मैं एग्जाम्पल के जरिए कहूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड में क्या होगा, यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, और लोन पेयर में क्या होगा, किसी एक एटम पे होगा ये। मेरी बात समझ आ रही है। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, फर्स्ट केस की बात करूं मैं, तो आप खुद से सोचे कि ए और बी दोनों का शेयर है, जितना शेयर इसका है उतना शेयर इसका है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं मेरे भाई, जब 2 लोगों का समान शेयरिंग हो और किसी दूसरे को देना है तो दोनों का सहमति जरूरी है मेरे भाई। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है। जब ये दोनों चाहेंगे तब जाके ये किसी दूसरे को दे पाएगा, अकेले की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों का शेयरिंग है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो था मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। और आप लोगों को पता है कि सिग्मा जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, और पाई जो बनता है वो तो कोलैटरल ओवरलैपिंग समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। और एक्सियल ओवरलैपिंग कौन सी, कोलैटरल ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ज्यादा स्टेबल होती है मेरे भाई, समझ आ रहा होगा। और जितना ओवरलैपिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। मैं क्या कह गया मेरे भाई, याद होगा आपको। अगर मैं इस ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये हिस्सा
ये जो ओवरलैपिंग है जो आप ये करवा रहे हो, उस ओवरलैपिंग को आप क्या कह रहे हो? अक्षीयतियापन। ये वो ओवरलैपिंग जॉन, ओवरलैपिंग जॉन जो इन दोनों की ओवरलैपिंग से बना है। इस अतिव्यापन को आप क्या कह रहे थे? एक्सियल ओवरलैपिंग। कोलेटरल में क्या था? पाई बॉन्ड कैसे बनता है मेरे भाई? पाई बॉन्ड तो इसके जरिए बनता है मेरे भाई। यहां से तो बनता है सिग्मा, ये वाला जो ये बना दिया अपन ने, ये सिग्मा बॉन्ड है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से ये तो बन गया सिग्मा, और यहां से मेरा पाई बॉन्ड बनता है इधर से यहां पे, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये मेरा पाई बॉन्ड है, और सिग्मा जो बन रहा है वो अक्षीयति व्यापन से बन रहा है। आप इन दोनों को देखो, ये साइड से बन रहा है, साइड में, साइड से बन रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इस वाली लोब को ऐसे, ये दूसरा। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब दोनों ऐसे टकरा रहे हैं साइड से आके, तो उसे आप क्या कह रहे हो? कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे आप समपार्श्विकव्यापन कह रहे हो। मेरी बात समझ आ रही होगी? अक्षीयति व्यापन में क्या है? ये ऐसा है, सैम ऐसा सामने है, इसके दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इसीलिए इसे हेड टू हेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा मेरा क्या है? हेड पार्ट है। ये वाला हिस्सा क्या है? हेड पार्ट है। तो दोनों हेड टकरा रहे हैं, इसलिए इसे आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हो। हेड टू हेड। और इस वाले में क्या हो रहा है? देखो, ये वाला ऐसा था, एक दूसरे वाला भी ऐसा है, दोनों पास आ रहे हैं, इसका साइड से दूसरे वाले के साइड से टकरा रहा है। दोनों को पास लाओ, ये वाला हिस्सा ऊपर वाले से और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले से टकरा रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इस कारण इसे आप साइड टू साइड, साइड टू साइड ओवरलैपिंग भी कहते हो मेरे भाई। और याद रहे मेरी बात, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई से ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेरे हिसाब से आप सिग्मा की और पाई की बात समझ गए होंगे। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में भी इन दोनों का साथ होना जरूरी है मेरे भाई। देखो, इसकी और इसकी दोनों की शेयरिंग से बन रहा है पाई भी। मेरी बात समझ आ रही होगी? तो सिग्मा और पाई दोनों शेयरिंग से बन रहे हैं, और दोनों का जो शेयर है वो बराबर है। इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है तो दोनों का परमिशन चाहिए यहां से। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं? जरा लोन पेयर पे आइएगा, इसे आप लोन पेयर कहते हो मेरे भाई, लोन पेयर। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि लोन पेयर कैसे निकालते। लोन पेयर जो होता है वो जिस एटम पे प्रेजेंट है ये उसका खुद का प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है, ये जिसे चाहेगा उसे देगा, जिसे नहीं चाहे उसे नहीं देगा। इसका मतलब यहां पे केवल इसका कंट्रीब्यूशन है, ये जब मर्जी आए जिसे मर्जी आए दे सकता है। लेकिन एक बात बताए, ऊपर वाले दोनों केस में हमने क्या देखा? दोनों लोगों का परमिशन होना जरूरी है, और इसमें अकेले का है, जब मर्जी आएगा तब देगा। मेरी बात समझ आ रही होगी? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को सिग्मा, पाई और लॉन पेयर तीनों में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाना होगा तो सबसे पहले कौन देगा? सबसे पहले वो देगा मेरे भाई
जिसमें किसी दूसरे का परमिशन नहीं है, खुद अपना चाहे मर्जी आए तब दे सकता है। तो इन तीनों में लोन पेयर जो है उसको आसानी से दिया जा सकता है सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि लोन पेयर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है मेरे भाई, ये जब चाहेगा तब दे देगा, इसका खुद का प्रॉपर्टी है ये। समझ गए होंगे? इन दोनों में दोनों का सहमति जरूरी है, क्योंकि दोनों का शेयरिंग है तो दोनों का सहमति जरूरी है। और जब दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है तो भाई इजी वे में नहीं दिया सकता। समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं? अब रही बात पूरे सिग्मा और पाई दोनों में से कौन देगा, तो देखिए यहां पे मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है पाई के कंपैरिजन में। मतलब सिग्मा बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजी वे में दूसरे को नहीं देगा। क्यों? स्टेबल है मेरे भाई। स्टेबल है तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा? समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब सिग्मा और पाई के केस में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले डोनेट किए जाएंगे सिग्मा के कंपैरिजन में। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लोन पेयर के बाद में सिग्मा बॉन्ड पहले डोनेट किए जाएंगे और उसके बाद आपका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाली कहानी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? सिग्मा होंगे, पाई होंगे और लोन पेयर होगा। लेकिन तीनों में से डोनेट पहले कौन करेगा? तीनों में से पहले इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा मेरे भाई जिस पर खुद का अकेले का कंट्रीब्यूशन है, किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है, वो पहले करेगा। और वो कौन है? लोन पेयर। इन दोनों में क्या थे? दोनों में दोनों का शेयरिंग था, लेकिन हम ये देखेंगे दोनों में से ढीले कौन बंधे हुए हैं। ढीले बंधे हुए मतलब जो इजी वे में किसी दूसरे को दे सकता है। और वो कौन होगा मेरे भाई? वो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा के कंपैरिजन में पहले डोनेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी सिग्मा के कंपैरिजन में कम होती है। मेरी बात समझ आ रही होगी? इस वजह से आपका क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले डोनेट किए जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो हम लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले जिसे डोनेट करवाने वाले हैं वो लोन पेयर होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे और सबसे लास्ट में आप सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने वाले हो। समझ आ रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम सबसे पहले इन तीनों को बारे में, इन तीनों का जो कंसेप्ट है उसे सीखे कि सबसे पहले आप किसे डोनेट करवाओगे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें हम देखने वाले थे, मैंने अभी बताया था ये दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। क्या कह रहा हूं मैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो दो टाइप का होने वाला है। एक रहेगा स्थायी जिसे आप कह रहे हो परमानेंट, और एक है अस्थायी जिसे आप कह रहे हो टेम्परेरी। ये मेरा स्थायी जिसे आप परमानेंट के नाम से जान रहे हो, ठीक है। स्थायी क्या होता है मेरे भाई? स्थायी से मतलब ये है रिएजेंट की प्रेजेंस। रिएजेंट मैं समझा चुका आपको कि रिएजेंट क्या होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था। रिएजेंट हो या नहीं हो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आप रिएजेंट दे रहे हो या इसे नहीं दे रहे हो, ये अपना काम करेगा ही करेगा, तो उसे कहेंगे परमानेंट। रिएजेंट की एब्सेंस में भी हो, प्रेजेंस, अगर एब्सेंस में हो रहा है तो प्रेजेंस में तो हो ही जाएगा। तो रिएजेंट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो कोई इफेक्ट नहीं पड़े, परमानेंट इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है परमानेंट, मतलब इफेक्ट किसी की प्रेजेंस से या एब्सेंस से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उस पर, तो उसे आप कह रहे हो परमानेंट, ठीक है।
एक हमारा है टेम्परेरी, जिसे आप कह रहे हो अस्थायी। टेम्परेरी नाम से पता चल रहा है भाई, अस्थायी मतलब क्या है, जो किसी की प्रेजेंस में होगा और अगर उसकी प्रेजेंस वहां से हटा दी जाए वापस, तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे भाई, उसे आप कह रहे हो अस्थायी। क्या कह रहा हूं मैं, स्थायी क्या होगा, परमानेंट क्या होगा, जो रिएजेंट की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में संपन्न होता है, दोनों में संपन्न होता है, उसे आप क्या कह रहे हो, स्थायी। अस्थायी में हम किसे कह रहे हैं, जो रिएजेंट की उपस्थिति में होता है लेकिन रिएजेंट को हटाने पर यह वापस अपनी पुनः स्थिति में लौट आता है। लौट आता है। बोले साहब ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम यही देखने वाले हैं। ये इफेक्ट सिंपल सा है। कैसे है, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपसे बताऊं। ये इफेक्ट आप सिंपल भाषा में देखिए कि जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से मेरा मतलब है आप स्वागत है। अकेले हो, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में साथ में बैठे हो, तो आपका बिहेव अलग होता है। और कोई एक कैंडिडेट, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके आने पर क्या आपका सेम बिहेव होता है जैसा पहले आप नॉर्मल थे? क्या वही इफेक्ट होता है हमारा? ना मेरे भाई, बोलते हैं उसकी उपस्थिति में जो भी आपका चाहने वाला है, आपका बिहेव जो होता है उसकी उपस्थिति में चेंज हो जाता है। जैसे ही वो गए, क्या आपका बिहेव अब वही सेम है? ना, बदल गया। यही तो है टेम्परेरी इफेक्ट। किसी की प्रेजेंस में हो रहा है, जब वो वहां पे है तब हो रहा है। जैसे ही वो वहां से गए, क्या हो गया, अब वो इफेक्ट खत्म हो गया मेरे भाई। तो उसे आप क्या कह रहे हो, टेम्परेरी। यही तो अपन ने इसमें सीखा है कि टेम्परेरी इफेक्ट वो है जो किसी की प्रेजेंस में होगा, अगर वो प्रेजेंस वहां से हटा दी जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और इसमें अपन ने देखा कि अपन इसमें पढ़ने वाले थे प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद और अति संयुग्मन, ये तीन पढ़ने वाले थे। और इसमें हम पढ़ने वाले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, समझ गए होंगे। स्थायी वो होता है जो उसमें खुद में होता है, किसी की एब्सेंस से या प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं होता। और उसमें हम एज ए तीन एग्जाम्पल के जरिए, तीन इफेक्ट के जरिए हम इसे पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में ये तीनों दे रखे हैं मेरे भाई। और टेम्परेरी जो किसी की उपस्थिति में है, अगर उसे हटा दिया जाए, उसे वापस निकाल लिया जाए वहां से, तो वो इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, मतलब वो जैसा पहले था उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। उसमें हम पढ़ने वाले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मेरी बात समझ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई कि बारी बारी से एक जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।